नाइट्रोजन के क्या क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है पहले ये देखते हैं, एनसीईआरटी ने जो हमें दे रखा है। ठीक है, बेसिकली आपको मालूम है ना नाइट्रोजन पॉइजनस है नॉन पॉइजनस गैस? पॉइजनस है नॉन पॉइजनस? इतना कॉमन सेंस लगा लो, जो एयर में 78% है, अगर वो जहरीली होती तुम जिंदा होते नहीं, फिर भी पॉइजनस है। कॉमन सेंस है, नॉन पॉइजनस होगी। नाइट्रोजन किस कलर की गैस है? ऑब्वियसली 78% में है, कलर दिख रहा होगा। स्मेल क्या है? तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है, और नहीं तो हमें कोई ऑर्डर टेस्ट आ ही रहा होगा। अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की, हम इसे बना कैसे कैसे सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे नाइट्रोजन बन सकता है। अब बच्चों जरा ध्यान से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी के मैं आपको बता रहा हूँ प्रिपरेशन। बेटा प्योर नाइट्रोजन अगर बनानी है, एकदम वेरी प्योर या प्योर, तो प्योर नाइट्रोजन बनाई जाती है एजाइड से। व्हाट आर एजाइड्स? एजाइड्स कौन सी केमिस्ट्री में यूनिट है? वेरी गुड, N3-। नाइट्रोजन के 3 एटम एक साथ आ जाए और माइनस चार्ज आए, दैट इज नोन एज एजाइड। ठीक है, एक मिनट बेटा, अगर वीडियो ब्लर आ रही है एक सेकंड रुकना, देखना नेट कम कर रहे हैं यहाँ कब बीच में करने लगा था ना, मैंने वाईफाई बंद कर दिया था। नेट चल रहा है बेटा? मैंने नेट चेंज, मतलब इंटरनेट चेंज किया, तो होपफुली वाईफाई से अगर आ गया तो सही आ जाएगी वीडियो क्वालिटी। बच्चों नाइट्रोजन जब हाइड्रो से रिएक्ट करती है तो बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, उसी में एक कंपाउंड बनता है N3H, जिसका नाम होता है हाइड्राजोइक एसिड। फिलहाल आपको इस सब से कोई लेना देना नहीं है। हाइड्राजोइक एसिड से जब H हटाते हैं तो बनता है N3 नेगेटिव आयन, जिसे एजाइड आयन कहते हैं। नाइट्रोजन का अकेला कंपाउंड या अकेला हाइड्राइड जो एसिडिक है वो ये है। बाकी नाइट्रोजन में जब भी हाइड्रोजन लगेगी, अमोनिया बनेगा, N2H4 बनेगा, हाइड्राजीन, अमाइड बनेगा, वो सब बेसिक है। सिर्फ अकेला नाइट्रोजन का हाइड्राइड जो एसिडिक है वो हाइड्राजोइक है। फिलहाल दिस इज एजाइड आयन। ये जो एजाइड आयन है, अगर इसकी सोडियम से रिएक्शन करें तो ये सोडियम एजाइड कहलाएगा। अगर बेरियम के साथ करें तो बेरियम की वैलेंसी 2 है, तो ये बेरियम एजाइड है। और ये एजाइड आयन ऑन हीटिंग डिकम्पोज होते हैं, प्योर नाइट्रोजन देते हैं। इन एजाइड आयन से जो हमें नाइट्रोजन मिलती है दैट इज प्योर नाइट्रोजन। बाकी सिंग है वो बैलेंस ही कर ली जाएगी। ठीक है, ये आ गया 10 चलिए हेडिंग करके लिखते हैं नाइट्रोजन। पहला पॉइंट लिखेंगे, प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड, प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड। प्योर नाइट्रोजन हम कैसे बना सकते हैं? प्योर नाइट्रोजन या वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करने पे टूटना कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड, सोडियम और बेरियम एजाइड। प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड by thermal decomposition of sodium और बेरियम एजाइड। रिएक्शन लिखती है आपके सामने, एरो पे हीट का साइन बना दीजिए, यहां से मिलेगी हमें प्योर नाइट्रोजन। ओके क्लियर? लिख लिया? ठीक है, बोलूं अगला मेथड? ये वेरी प्योर नाइट्रोजन के लिए ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ये ज्यादा पूछा गया आज तक बोर्ड में भी और वैसे। सेकंड मेथड बोलूं बच्चों? ऐसे ही थर्मल डिकम्पोजिशन किया जा सकता है अमोनियम डाइक्रोमेट का। ये होता है कंपाउंड अमोनियम डाइक्रोमेट, यानी NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट करेंगे तो हमें प्योर नाइट्रोजन या नाइट्रोजन मिल जाती है। बेटा मार्कर फिल
करके वहां से उठा के तो मार। अमोनियम डाइक्रोमेट, ये जब हीट करते हैं, अब पहले समझ लेना फिर मैं आपको, चलो, ये अमोनियम डाइक्रोमेट जब हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस मिलती है, Cr2O3 मिलता है और वाटर मिलता है। ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट हीट करने के बाद नाइट्रोजन गैस, क्रोमिक ऑक्साइड और वाटर मिलता है। ठीक है, बैलेंसिंग अभी हम देख लेते हैं क्या है। बैलेंसिंग है 4 वाटर एंड एवरीथिंग बैलेंस। ठीक है, नाउ अब पता है ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया। ठीक, वो कैसे पूछते हैं? वो क्वेश्चन पूछते हैं कि एक कंपाउंड हमारे पास है क्योंकि ऑरेंज कलर का, वो हीट करने पर ग्रीन कलर का कंपाउंड देता है और एक कलरलेस गैस देता है। तो ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है, ये कलरलेस गैस, और वो गैस फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, फिर ये बना रही है, वो बना रही है। तो ऐसे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं। बस प्रॉब्लम एनसीईआरटी की क्या है, उन्होंने अपने बुक में भी हमें ये दे दिया, अमोनियम डाइक्रोमेट हीट करते हैं, नाइट्रोजन मिलती है, यही लिखा है, इतना ही एनसीईआरटी। और जब क्वेश्चन आता है तो वो इसी रिएक्शन पे बेस्ड होता है, बट थोड़ी सी नॉलेज और चाहिए कि ये ऑरेंज है, ये ग्रीन है। और जब ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं ना सीक्वेंस में, ए से बी को इजी है क्योंकि गारंटेड है इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। यहाँ अगर तुम्हें रटा हुआ नहीं है कि अमोनियम डाइक्रोमेट हीट करके N2 गैस देती है, नहीं तुम्हें याद है, तो कंफ्यूज हो जाओ। क्यों? क्योंकि N2 भी होता है, N2O भी होता है, N2O2 भी, N2O3 भी, बहुत सारे होते हैं। तो आपको अगर डायरेक्टली ये याद नहीं है तो गलती होना है, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट या वहां की तरह मैकेनिज्म नहीं, इसलिए आपको यहाँ रटना पड़ेगा कि ऑरेंज कलर कंपाउंड अमोनियम डाइक्रोमेट है, हीट करने के बाद कलरलेस नाइट्रोजन गैस देता है और ग्रीन कलर का एक और सॉलिड कंपाउंड देता है विच इज Cr2O। क्लियर? कलर जरूर मेंशन करें। तो अगली हेडिंग या अगला है by thermal decomposition, लिख लिया नहीं लिखा भी, by thermal decomposition of ammonium dichromate, by thermal decomposition of orange compound ammonium dichromate, by thermal decomposition of orange compound ammonium dichromate gives green solid Cr2O3 and colorless nitrogen gas, green solid Cr2O3 and colorless nitrogen gas। ठीक है, ऑब्वियसली K2Cr27 भी ऑरेंज कलर कंपाउंड होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो लैब में आपने शायद देखा भी है। ठीक है, और उसको भी हीट करते हैं तो यही बनता है, लेकिन अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करो तो नाइट्रोजन गैस मिलेगी, उसमें N2 गैस नहीं बनती, बस यही है। डन, लिख ली रिएक्शन? हाँ बेटा, Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड मिटा दूं। डन, नेक्स्ट। बच्चों, अगर तीसरी जो मेथड है उसे याद करने के मैं आपको एक पहले पॉइंट बता रहा हूँ, फिर तीसरे मेथड को देखते हैं क्या है। अगर मेरे पास सोडियम नाइट्रेट हो, ये फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट है, क्या आप नाइट्रेट को हीट करने का मेथड जानते हो? कोई भी नाइट्रेट हीट करते हैं तो क्या बनते हैं? नहीं पता है, सुन लीजिए। अगर कोई एक जनरल नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, अगर किसी नाइट्रेट को हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, ब्राउन कलर NO2 गैस बनती है और ऑक्सीजन बनती है। दैट इज कॉल्ड जनरल रूल। जनरल रूल नाइट्रेट की हीटिंग का ये, ठीक है। लेकिन अगर आपने अमोनियम नाइट्रेट हीट किया, ये मेटल नहीं है, ये मेटल नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट हीट करने से क्या बनता है? एनीवन? नहीं बता। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो N2O बनता है। अमोनियम नाइट्रेट हीट करने के बाद क्या बनाता है? N2O। ये बैलेंस इक्वेशन है और ये N2O कहलाती है लाफिंग गैस। ठीक है, क्लियर है? लाफिंग गैस हमारे कोर्स में एक दो गैसेस हैं, एक ईयर गैस है, एक लाफिंग गैस है, ये है लाफिंग गैस। ठीक, तो अमोनियम नाइट्रेट जब हीट करते हैं तो लाफिंग गैस, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसी में एक ऑक्सीजन कम हो जाए तो ये हो गया अमोनियम नाइट्राइड, और अमोनियम नाइट्राइड वो जो ऑक्सीजन कम हुई है वो ये वाली कम हो गई। समझ में आया? तो अमोनियम नाइट्राइड भी हीट करके क्या देता है? अमोनियम नाइट्राइड भी हीट करके क्या देता है? नाइट्रोजन गैस।
ठीक है। बट अगेन द प्रॉब्लम इज दिस, अमोनियम नाइट्राइट एग्जिस्ट नहीं करता, मिलता नहीं। तो इसको हमने दो कंपाउंड में बांट दिया, यानी ये एक कंपाउंड, ये एक कंपाउंड। ये मैंने लिया NH4Cl और ये लिया NaNO2। बोलो क्लियर है क्या है? NH4Cl और NaNO2 ये आपस में रिएक्ट करा दे, तो एक तो बन गया NaCl और क्या बना NH4NO2, और वो टूट जाएगा। वो काहे में टूटेगा? N2 और वाटर और NaC। समझ में आया पूरी इक्वेशन? अब ये इक्वेशन समझ में आ रही है क्या? तो जो NCERT का पहला मेथड है वो यही है कि अगर हम NH4Cl और NaNO2 को रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रोजन गैस मिलेगी। अब आपको थोड़ा बहुत लॉजिक क्लियर है इन दोनों से नाइट्रोजन गैस क्यों मिली? भाई ये तो दिख ही रहा है कि NaCl बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट NaCl बनेगा। अब बचा क्या? NH4NO2। NH4NO2 हीटेड या ये कहें इजीली ब्रेक हो जाता है N2 और वाटर। याद रखने के लिए ये मैंने इक्वेशन दिखाई है, इन दोनों की हेल्प से आप याद रख सकते हैं N2 बने। डन। ये ध्यान रखिए यहाँ नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन 8 होती है, +5 वाले 8 होते हैं। तो यहाँ पे ये कंपाउंड है सोडियम नाइट्राइड ITE और ये है अमोनियम क्लोराइड। तो अगला मेथड क्या है? लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा? व्हेन सोडियम नाइट्राइड इज रिएक्टेड विद अमोनियम क्लोराइड, व्हेन सोडियम नाइट्राइड is reacted with ammonium chloride, obviously दोनों ही एक्वा solution में है। when sodium nitrite is reacted with ammonium chloride then N2 gas evolves, then N2 gas evolves when sodium nitrite reacted with ammonium chloride then N2 gas evolves। ये रिएक्शन है और ये मैंने जो और बताई है तो सपोर्टिंग के लिए है कि आपको याद आ जाए कि भैया NH4NO3 से लाफिंग गैस बनती है, एक वो कम है तो एक वो यहाँ भी कम है, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। मतलब इसका कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं है यहाँ पढ़ने का, बट इससे आपकी इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर आपको मालूम है नाइट्रेट का जनरल रूल ये है, जनरली नाइट्रेट अगर होते हैं तो NO2 देते हैं, लेकिन अमोनियम जो कि मेटल नहीं है उसमें N2O बनता है, लाफिंग गैस आती है। और अमोनियम का नाइट्राइट अगर होता है ITE तो नाइट्रोजन आता है। तो बच्चों ये हो गया है नाइट्रोजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैक्सिमम में, अधिकतर में कलरलेस वाटरलेस स्पीशीज है, अधिकतर बस H2S मतलब जहां सल्फर आ जाए उसकी स्मेल होगी। सल्फर की स्मेल इरिटेटिंग होती है, तो सल्फर जहां पे भी SO2 है SO3 है वहां स्मेल वाले गैसेस होंगे। नाइट्रोजन अमोनिया में अगर आ जाए तो पंजेंट है, अदरवाइज प्योर नाइट्रोजन इज ऑर्डरलेस। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे मिटा दो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो क्लियर है। केमिकल प्रॉपर्टी पे आना है, हटाओ इसे। अब बच्चों देखो केमिकल प्रॉपर्टी इस चैप्टर की थोड़ी सी सरल है। कारण क्या है? नाइट्रोजन का साइज है बहुत छोटा और उसमें है ट्रिपल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी है बहुत ज्यादा, और क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसका ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के रिएक्शन कराना एक टेढ़ी चीज है, तो इसीलिए नाइट्रोजन की केमिकल रिएक्शंस कम है। इट इज ऑलमोस्ट इनर्ट लाइक नोबल गैस। क्यों? क्योंकि यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा। फिर भी अगर आप नाइट्रोजन की 2-4 रिएक्शन जानते हैं तो यही जानते हैं नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन से करेगा तो क्या बनाएगा। बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले बनाता है NO, और फिर NO दोबारा अगर ऑक्सीजन से कर लेगा तो NO2 बनेगा। क्या आपको पता है ये जो पहला स्टेप है ये 100% कंबशन नहीं है, बट ये एंडोथर्मिक। बहुत कम रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करने आए और वो एंडोथर्मिक हो। ये एंडोथर्मिक है पहला स्टेप। यहाँ पे O2 का डबल बॉन्ड ज्यादा एनर्जी, इसे तोड़ना मुश्किल। N2 का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल। और अब ये दोनों जब रिएक्ट करके NO बनाते हैं तो थोड़ी सी हीट निकलती है। बंद है, ऑफ है, हाँ फैन ऑफ है, ऑफ है, ऑफ सर, एग्जॉस्ट ऑफ है उधर से कर गया, फिर भी ऐसे क्या एग्जॉस्ट ऑफ कर रखा है। अभी मैंने हवा जा रहा हूँ नहीं, ऑफ है तो कैसे आएगा।
एग्जॉस्ट फॉर्म अरे वो अभी गर्म नहीं है, दोनों से नहीं फर्क पड़ता, दोनों होते तो हो जाता है। कहाँ से करवाओ? पता नहीं सर, दरवाजा सही था। चलिए बेटा, पॉइंट क्लियर है अब आपको? ठीक है ना। हम किस पॉइंट पे थे, अगर आपको याद आ गया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन जो होती है, या जनरली कहीं पे भी ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो एक्सोथर्मिक होता है, ये स्टेप एंडोथर्मिक। क्यों है एंडोथर्मिक? क्योंकि बेटा ये स्टेप एंडोथर्मिक क्यों है? क्योंकि यहाँ बॉन्ड छोड़ना बहुत मुश्किल है और यहाँ हीट निकलती है उतनी ज्यादा नहीं जितनी छोड़ने में चली जाती है। तो इसके दो स्टेप है, दोनों में एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले स्टेप में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये एंडोथर्मिक। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा दूसरे स्टेप का इंपॉर्टेंट पॉइंट? किसी बच्चों को याद है, पता है कि इसका क्या है? बेटा ये जो सेकंड स्टेप है ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की रिएक्शन है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट केमिकल काइनेटिक्स का है। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने में रेट बढ़ता है हर रिएक्शन का, चाहे वो एंडोथर्मिक हो चाहे वो एक्सोथर्मिक हो, एक्सेप्ट दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कम होने लगता है, अलग ही है अकेली रिएक्शन। ठीक है, फिलहाल हेडिंग लिखें आप केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों ये बातें मैं नहीं लिखा रहा हूँ कि इट इज ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस, कॉमन सेंस है। बाकी तुम्हारे दिमाग में कईयों के पॉइजन था नाइट्रोजन के लिए, अब नहीं होगा। ठीक है, नाइट्रोजन जहरीली नहीं है, और होती तो गारंटेड आप लोगों का, हम लोगों का लेवल 50 से ऊपर होता है ना। जहर पी के भी जिंदा है, 78% एनवायरमेंट में जिंदा है। अगला दे रखा है नाइट्रोजन हैज 2 आइसोटोप, ये भी नहीं लिखा रहा हूँ, एक N14 है, N15 है। कभी कोई जरूरत आई नहीं, क्वेश्चन आया नहीं, पढ़ जाओ बेटा। नाइट्रोजन हैज 2 आइसोटोप तो हमने हटा दिया। एलोट्रोप होते हैं नाइट्रोजन में, नहीं होते एलोट्रोप। कल हमने लिखा था एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल अदर मेंबर शोज एलोट्रोप, नाइट्रोजन नहीं शो करता। अगला पॉइंट दिया है इट हैज वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। और जिन बच्चों को याद हो सोल्यूशन चैप्टर हेनरी लॉ, वहां हमने नाइट्रोजन के न्यूमेरिकल किए हैं हेनरी लॉ से, ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी। अगला पॉइंट वो भी लिखना नहीं है, लो सॉल्युबल, बेकार बात है। ठीक है, और इसके बाद लिखा है इट फ्रीजेस एट लो टेम्परेचर, या इट हैज वेरी लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी नहीं लिखेंगे, बस लास्ट में लिख लेंगे। इसका एक यूज है, इट इज यूजिंग क्रायोजेनिक थिंग्स। क्रायोजेनिक मतलब लो टेम्परेचर प्रोड्यूस कराने। ठीक है, अगर हमें कहीं बहुत लो टेम्परेचर चाहिए तो वहां नाइट्रोजन फिल कर देते हैं। ठीक है, या फिर ड्राई आइस तो सॉलिड CO2 है बेटा, जहां लो टेम्परेचर में प्रिजर्वेशन करना है बायोलॉजिकल चीजों का या बाकी का, तो वहां नाइट्रोजन लेते हैं, मतलब रेफ्रिजरेशन से काम में आता है। तो यहाँ तक के पॉइंट एकदम बेकार है। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, प्रिजर्वेशन में कर सकते हैं, नॉन टॉक्सिक है, लो टेम्परेचर बनाने के लिए करेगा। चलिए अब लिखते हैं मेन पॉइंट, नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट इनर्ट। नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। बेटा ये इनर्ट की तरह काम करती है एट रूम टेम्परेचर, बताएं क्यों? जल्दी बोलो। वेरी गुड, ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, अब बच्चों 2 या 3 रिएक्शन है, वो लिख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, पहली रिएक्शन बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कई बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से याद है, N2 + 3H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3। नहीं याद है तो अब याद हो जाएगी। ये हेबर्स प्रोसेस कहलाता है, अमोनिया बनाने के लिए यूज होता है। वैसे तो इक्विलिब्रियम दिखा सकते हैं। तो एक तो रिएक्शन ये हो गई N2 + 3H2 इक्वल टू ट्वाइस NH3, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, वैसे तो ये एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक मतलब टेम्परेचर कम हो तभी चलेगा, लेकिन फिर भी इसमें 450 डिग्री सेंटीग्रेड या नियरली 500 डिग्री सेंटीग्रेड हो तभी रिएक्शन होती है। रीजन क्लियर है? क्लियर। N2 को तोड़ने के लिए, H2 को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए तभी रिएक्शन होती है। तो इसलिए
कहते हैं ये रिएक्शन लो टेम्परेचर में बढ़िया होगी, लेकिन वो लो टेम्परेचर पे मिनिमम 500, ठीक है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बढ़िया। पहली रिएक्शन क्लियर है। तो नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से भी अमोनिया बन गया, कोई डाउट? अगली ये है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने लिखा है मैग्नीशियम की नाइट्रोजन से, तो ये रिएक्शन हो जाती है और मैग्नीशियम का नाइट्राइड बन जाता है, Mg3N2 बन जाता है। मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट कर लेता है, नाइट्राइड बनाता है। तो अगर उन्होंने कहा एक जार लिया है, उस जार में हमने नाइट्रोजन गैस रखी है और बाहर से जलता हुआ रिबन अंदर डाला, जार के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन गैस है और कोई नहीं, जलता हुआ रिबन अंदर डाला, वो अभी भी जलता रहा, तो गारंटेड वो गैस नाइट्रोजन में जो रिबन है वो मैग्नीशियम का है। क्यों? मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट कर लेता है। लिथियम ये भी नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्ट कर लेता है और ये बना लेता है लिथियम नाइट्राइड। आपको याद है लिथियम एस ब्लॉक में ग्रुप 1 का मेंबर, याद है? और ये भी याद होना चाहिए इनऑर्गेनिक पढ़ते समय कि लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनली प्रेजेंट है, डायगोनल रिलेशनशिप। तो जो प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की वो लिथियम की भी है, तो वो भी चलता रहेगा, तो रिएक्ट करेगा कंटिन्यूअस टू बर्न। लेकिन अगर कोई और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कोई भी, वो नाइट्रोजन से डायरेक्ट नाइट्राइड नहीं बनता। तो आपको क्या रखना है, फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बनाता है डायरेक्ट नाइट्रोजन से, या सेकेंड ग्रुप पूरा बनाता है कैल्शियम मैग्नीशियम। तो ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट, लिथियम की नाइट्रोजन से करेंगे तो लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम की नाइट्रोजन से करेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब बस एनसीईआरटी की प्रॉब्लम यही है, उसने ये दोनों रिएक्शन दे रखी है, लिथियम की नाइट्रोजन से लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम की नाइट्रोजन से मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब कोई पूछे आपसे कैल्शियम नाइट्रोजन से करेगा और यहाँ अगला मेंबर सोडियम करेगा, तो कैल्शियम नाइट्रोजन से करेगा, नाइट्राइड बनेगा, लेकिन फर्स्ट का बाकी कोई मेंबर नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करता। क्लियर? अब बेटा कैल्शियम तो सेकेंड वाला ही है ना, सेकेंड ग्रुप जो है वो पॉइंट क्या है, ये नाइट्रोजन है, इसको पोलराइज करना पड़ेगा और पोलराइज करने वाला जो एटम होगा, अगर यहाँ का बॉन्ड यहाँ के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना पाए तो ये टूट के यहाँ बॉन्ड बना ले, नहीं फर्स्ट का साइज इतना बड़ा होता है, पोलराइजिंग पावर बहुत कम होती है, तो ये वाला बॉन्ड बनता ही। लेकिन फर्स्ट में जो सबसे पहला मेंबर है लिथियम, उसका साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो लिथियम तो नाइट्राइड बना लेता है, बाकी कोई। ठीक है, तो नोट करके लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लेना। ठीक है, इन फर्स्ट ग्रुप ओनली लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड, इन फर्स्ट ग्रुप ओनली लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड while others do not. In first group, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, सॉरी, in first group only lithium forms nitride, others do not. उनका साइज बड़ा है, पोलराइजिंग पावर कम है, इसलिए। In first group only lithium form nitride, others do not. ठीक है, और ये वाली रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दे रखी है, N2+O2, ये मैंने आपको अभी पढ़ाई दी है, ट्वाइस NO बनता है, ये एक एंडोथर्मिक है। एनसीईआरटी ने लिखा ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है, उससे नीचे नहीं, तो खास बात नहीं है 2000 से होती है। ठीक है, आपको बता ही दिया है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस। डन। नाइट्रोजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो है अमोनिया बनाने, क्योंकि अमोनिया से हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। देखो एयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पेड़ों का दुर्भाग्य है कि वो पेड़ नाइट्रोजन डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते, और नाइट्रोजन के एक कंपाउंड है उससे नाइट्रोजन लेते हैं, कौन सा कंपाउंड? अमोनियम, अमोनियम सॉल्ट से। तो हमें जो नाइट्रोजन नेचर की है उसे काय में चेंज करना है? अमोनिया में, फिर अमोनिया से अमोनियम सॉल्ट बन के पेड़ों को दिया जाता है। जो यूरिया देते हैं वो भी आ जाएगा, यूरिया को जैसे पानी में डालेंगे तो अमोनिया गैस निकलती है, तो यूरिया से अमोनिया गैस मिलती है, वो अमोनिया से प्लांट को नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का सबसे मेन यूज है वो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड। उसके अलावा नाइट्रोजन का यूज है, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, क्रायोसर्जरी, ऐसे। ठीक है, क्लियर है? पहली हेडिंग फिनिश। अगली हेडिंग का नाम लिखते हैं अमोनिया। बेटा मैंने यूज बोल दिए हैं और आप एक आध लाइन छोड़ दीजिए,
हेडिंग यूज लिख के कुछ फिलअप कीजिएगा। तो आप अगर समझ गए हो, हमारे कोर्स में छोटे छोटे से कंपाउंड बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ग्रुप 15 में कंपाउंड बहुत। पहला नाइट्रोजन पढ़ा, दूसरा अमोनिया पढ़ेंगे, फिर नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड, भले ही एक एक पॉइंट 5 वो पढ़ेंगे, फिर नाइट्रोजन का एसिड HNO3 पढ़ेंगे। इतना तो नाइट्रोजन में है। और अगर कॉम्पिटिशन तैयार कर रहे हो तो फॉस्फोरस भी पढ़ना चाहिए, ग्रुप वैसे कोर्स से हट गया, लेकिन कॉम्पिटिशन वालों को पढ़ना चाहिए। व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, फॉस्फीन, PCl3, PCl5, ऑक्सी एसिड, तो वहां पे भी इतने, लेकिन है बहुत छोटे छोटे कंपाउंड। अब बच्चों देखो, अमोनिया में आपको पढ़ना क्या है। अमोनिया पहली रिएक्शन मेन वही है, प्रिपरेशन। भैया अमोनिया बनाएंगे कैसे, तो पहला तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस पढ़ ही लिया, वेबर प्रोसेस लिख लो जल्दी से, बार प्रोसेस क्या है, ठीक है। हेडिंग अमोनिया प्रिपरेशन। बेटा ये क्या कर रहे हो, अमोनिया लिख के यूजेस लिख दिया, अच्छा ठीक है। तो प्रिपरेशन लिख लो पहला, वही बार प्रोसेस, अच्छा बाबर प्रोसेस, वेबर प्रोसेस लिखो। फिर मुझे लगा वेबर प्रोसेस कह रहे हो। अब एनसीईआरटी ने ना इस प्रोसेस में जो लिख रखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा। एनसीईआरटी ने लिख रखा है यहाँ कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड Al2O3 एंड K2O है, क्योंकि उन्होंने लिख रखा है तो बता दे रहा हूँ कि यहाँ कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3 है, ठीक है। एनसीईआरटी ने यहाँ जो दे रखा है आयरन ऑक्साइड K2O Al2O3, ठीक है, ठीक। और एक लाइन नीचे और लिख दी है, जैसे हम जो पढ़ते हैं कि अर्लियर, मतलब पुराने जमाने के लोगों के लिए, बुड्ढों के लिए कह रहे हैं, आयरन वाज यूज्ड एज कैटलिस्ट विद मॉलिब्डेनम एज प्रमोटर। तो एनसीईआरटी ने ये कहा है कि हमारी पुरानी किताबों में या पुराने टीचर्स जब भी आपको पढ़ाएंगे तो लिखेंगे आयरन एज ए कैटलिस्ट, तो मैंने भी पहली बार बोल दिया था, और मॉलिब्डेनम एज ए प्रमोटर, वो पुरानी। आज की तारीख में मेन कैटलिस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट है, और इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए Al2O3 एंड K2O लिख लिया है। आयरन ऑक्साइड ज्यादा अच्छा आंसर होगा, क्योंकि साफ लिखा है कि अब रिसेंट में आयरन ऑक्साइड लेते हैं। बच्चों बाकी आप जानते ही इस रिएक्शन में टेम्परेचर प्रेशर क्या चाहिए। बच्चों ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए टेम्परेचर लो चाहिए, बट मिनिमम 500 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, बेटा रिवर्सिबल, ठीक। सेकंड पॉइंट बताओ, प्रेशर हाई चाहिए लो चाहिए, वेरी गुड। ली शैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ 4 मॉलिक्यूल है या 2 है, प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहाँ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो इधर आ जाएगा, इसलिए हमें प्रेशर हाई चाहिए। तो हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, यूज ऑफ कैटलिस्ट एंड मोर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, प्रोडक्ट जल्दी डन, क्लियर। नेक्स्ट मेथड, अब बेटा अगला मेथड लिखने जा रहा हूं, बेटा मेरे बच्चों होपफुली अगला मेथड अगर थोड़ा बहुत भी आपको 4-5 दिन की ऑर्गेनिक हिस्ट्री समझ में आई है, तो शायद कंसेप्ट अपने आप पकड़ लो। ये मैंने एक कंपाउंड लिखा है NH4Cl, और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी है CaOH या NaOH। क्या आपको कोई कंसेप्ट समझ में आया बेटा, कोई कंसेप्ट नहीं आया बेटा? एक्चुअली 2-4 दिन से हम ये पढ़ रहे थे, ये सॉल्ट है, इसका अमोनिया और HCl का। अमोनिया वीक एसिड, वीक बेस होता है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस आ ही रहा है, अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस अपना सॉल्ट बनाएगा, वीक बेस तो चलता करेगा, तो यहाँ NaCl बनेगा और NH4OH बनेगा। NH4OH होता क्या, अमोनिया डिसॉल्व इन वाटर होता है, तो बेसिकली आपके लैब में जो NH4OH रखा है वो वाटर ही रखा है, क्यों?
क्योंकि अमोनिया डिजोल्व इन वाटर इज NH4 हुए, बॉटल खुली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक बॉन्डिंग, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, सारी अमोनिया बाहर। ठीक है, तो जिनकी जब रिएक्शन करेंगे तो हमें अमोनिया मिलेगा, NaCl मिलेगा, वाटर मिलेगा। आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया हो वो क्या था, फिर सुनिए। ये एक सॉल्ट है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को हटा देगा और अपना सॉल्ट बना लेगा। और यहाँ वीक बेस था अमोनिया, तो अमोनिया अलग हो। तो कोई भी यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, रिएक्शन डन। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्या NH4Cl में मैं सपोज H2SO4 ऐड करूं तो क्या अमोनिया गैस निकलेगी? नहीं, क्यों? तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस था, ये भी एसिड आ रहा है। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है भी तो ये HCl अलग करके अपना सॉल्ट बना ले, अमोनियम सल्फेट। HCl से 2 अमोनिया गैस नहीं निकलेगी। तो अगर हमें यहाँ से अमोनिया गैस अलग करानी है तो हम क्या करें, ये एक बेस है, तो इस सॉल्ट की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कर दे, वो बेस रिएक्ट करेगा, अपना सॉल्ट बनाएगा, वीक बेस को। तो अमोनिया की सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लीजिए, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेसिकली। लिखते हैं, by reacting NaOH or CaOH full twice, by reacting NaOH or CaOH full twice with ammonium salts, with ammonium salt, कोई भी अमोनिया का सॉल्ट है। जैसे बच्चों, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये लिखा है मैंने अमोनियम सल्फेट। बताओ अगर इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करें, सॉल्ट बनेगा या नहीं बनेगा? अमोनियम सल्फेट, समझ में आ रहा? तो यहाँ पे ये कैल्शियम सल्फेट बनेगा, अमोनिया निकल जाएगा। क्योंकि आप अमोनिया पढ़ रहे हैं इसलिए पहले लिख रहे हैं इसे, साथ में कैल्शियम सल्फेट और साथ में वाटर, और वॉट एवर द बैलेंस वो अलग कर लीजिएगा। कैल्शियम सल्फेट, नाइट्रोजन 2 है तो 2 अमोनिया करिए, हाइड्रोजन वहां 8 है, 6 इधर 2 इधर, ऑक्सीजन यहाँ 4 और एक ये 5, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग गड़बड़ हो रही है। हाइड्रोजन 4 बैलेंस, अरे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रही। 4 दूनी 8 और 4 12, 3 दूनी 6 और 4 10, हाइड्रोजन बैलेंस ठीक है। चलो बुक से देख लेते हैं यार, ठीक है, उन्होंने ये दिए नहीं बैलेंस है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है, तो पता नहीं क्यों 12 गिन रहा हूँ। डन, क्लियर। थर्ड एंड लास्ट मेथड बेटा, ये हमने लिया कंपाउंड जिसे हम यूरिया कहते हैं, और यूरिया में ऐड किया वाटर, यानी यूरिया की हाइड्रोलिसिस। प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, इसकी हाइड्रोलिसिस। काय में टूटेगा? ऑब्वियसली यूरिया टूटेगा अमोनिया में, CO2 में और वाटर। वाटर तो पहले से ही है, ठीक है, अमोनिया और CO2 में ही ब्रेक कर लेते हैं। NCERT ने वाटर दोबारा दिखा रखा है, तो दोबारा लिखना चाहे लिख लें बेटा। इन्होंने NCERT ने ये दिया है, पहले ये चेंज होता है अमोनियम कार्बोनेट, जो कि टूट जाता है अमोनिया, CO2 एंड वाटर। अमोनियम कार्बोनेट में जो कि टूट जाता है अमोनिया, CO2 एंड वाटर। इधर लिख देता हूँ, ठीक है, अभी इधर लिख दूंगा। ये हो गया बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। ये हो गया अमोनिया की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लिखते नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑर्डर। It is a colorless gas with pungent odor. It is a colorless gas with pungent, irritating कह सकते हैं, strong कह सकते हैं, pungent odor. It has
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको याद है ना, कल हमने पढ़ा था इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट 2 से कम 2 से ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और आर्सेनिक AsH3 से भी ज्यादा होता है। अगला पॉइंट आएगा इसकी शेप कैसी है। तो भैया शेप वही है ना, डीप इनऑर्गेनिक को जनरल इनऑर्गेनिक से अलग रखना चाहिए। ये जनरल इनऑर्गेनिक है, इसके पास लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन है, तो भैया 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। शेप टेट्राहेड्रल होगी, प्लेन ट्रायंगुलर या सॉरी पिरामिडल होगी, पिरामिडल डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या पिरामिडल। लिख लीजिए जल्दी से। अमोनिया में नाइट्रोजन हैज 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, नाइट्रोजन हैज 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, therefore 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, therefore ये है ना सिग्मा, पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, therefore sp3 हाइब्रिडाइज और शेप का नाम है पिरामिडल या एनसीईआरटी ने ट्राइगोनल पिरामिडल लिखा है, ठीक है। लोन पेयर आपको एपेक्स या अवे फ्रॉम एटम शो किया जाता है और पूरे प्लेन में आप इस तरीके से पिरामिडल दिखा सकते, ठीक है। बेटा पानी में घुलेगी नहीं घुलेगी, अभी लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें, पानी के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली soluble in water, its aqueous solution is weakly basic, highly soluble in water, its aqueous solution is weakly basic, ठीक है। आई होप सो आपको मालूम हो व्हाट इज दिस एसिड, उस हिसाब से जब अमोनिया वाटर में ऐड करेंगे तो ये बनेगा बच्चों NH4OH और ये NH4OH आयनाइज होगा NH4 आयन एंड OH आयन, बट इसका अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, यानी ये बहुत कम परसेंटेज पे टूटता है, तो OH आयन बहुत कम मिलते हैं, इसलिए वीक बेस है। तो अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में वीक बेस है ड्यू टू वेरी लेस अल्फा या OH आयन, पानी में ये OH आयन कम है, ठीक है। अब इसकी 2 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी गई अमोनिया बेटा इसमें एनसीईआरटी ने 2 ही और प्रॉपर्टी दी है और ये पूछा भी बहुत बारी गया है अमोनिया के। बच्चों अमोनिया एक तो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, एक चैप्टर है हमारे कोर्स में, दैट इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट ही शायद, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहां जहां कोऑर्डिनेशन आ जाए समझ लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर 12th में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, मतलब 1st से 11th तक ये चैप्टर था ही, 12th में पहली बार आ रहा है। तो जहां जहां कॉम्प्लेक्स आ रहा है वहां वहां एग्जामिनर फोकस जरूर करता है, जरूर पूछता है, क्यों? क्योंकि पहली बार ये चैप्टर आ रहा है और ऑब्वियसली जिस बच्चे ने पढ़ा है वही जवाब दे सकता है, तो ये पीछे से लिंक कम है। तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? पूरा का पूरा हम चैप्टर ही पढ़ेंगे, इसलिए ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इतना बताएंगे कि यहाँ एक मेटल होता है और मेटल के साथ कुछ नॉन मेटल जिन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं वो होते हैं, और इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड का एक टाइप है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको सबको मालूम है जब भी कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है कहीं पे भी तो वो चीजें केमिकली जुड़ जाती हैं, यानी वो अपनी आइडेंटिटी खो देती है। याद आ रहा? ग्लूकोज C6H12O6 कार्बन है, लेकिन क्या ग्लूकोज खाते समय कार्बन का टेस्ट आता है? नहीं आता। मतलब जब वो C6H12O6 में गया कार्बन की आइडेंटिटी खत्म, पूरे ग्लूकोज की आइडेंटिटी आ गई। CO2 कहने के लिए कार्बन है इसमें और ऑक्सीजन भी है, लेकिन क्या CO2 O2 की प्रॉपर्टी शो करता है या कार्बन की? ना, CO2 अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। जहां भी कोवलेंट लिंकेज आ जाती है वहां अपनी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। शुरू में इन कंपाउंड को कहते थे कॉम्प्लेक्स, मतलब लोगों के समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या था, क्यों नहीं समझ में आ रहा था?
यार वो ये देख रहे हैं कि ये आयरन है, ये साइनाइड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा, तो भैया आयंस की तो अपनी प्रॉपर्टी होती है, शो करनी चाहिए। लेकिन जब आयरन और साइनाइड इस रूप में प्रेजेंट होंगे या ऐसा कंपाउंड बना लेंगे, यानी इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड आ जाए, कोवलेंट टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा, तो अब इनकी प्रॉपर्टी खत्म, और ये कंपाउंड केमिस्ट्री में कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या चाहिए? एक तो मेटल चाहिए, आयरन, जिंक, कोई भी, और एक ऐसी चीज चाहिए जिसके पास लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर, ये लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट जानते हो ना, एक एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन यूज दोनों कर रहे हैं, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट, तो ये वाला लोन पेयर ये यूज करता है। डन। अब आ जाओ चैप्टर पे लौट। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, और ये मेटल के साथ ये वाला बॉन्ड बना सकते हैं, और जब भी ये वाला बॉन्ड बनाएंगे हम ऐसे शो करेंगे इस चीज को हम, और हम कहेंगे अब इसकी और इसकी अपनी आइडेंटिटी खत्म, एक नया कंपाउंड बन के तैयार हो गया, उसकी आइडेंटिटी आएगी। सच कंपाउंड आर नोन एज कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स। तो अमोनिया में एक प्रॉपर्टी है, इट कैन फॉर्म इजीली कॉम्प्लेक्स, इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद मेटल, तो हम ये कह सकते हैं ये मेटल के साथ क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स। तो ये एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, आसानी से कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और कई मेटल्स अमोनिया के सोल्यूशन में जब आते हैं तो काहे में चेंज हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्लियर? जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, ये। ठीक है, थैंक यू भाई। चलो कॉम्प्लेक्स वाले दोनों पॉइंट कल दोबारा पढ़ेंगे।